गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने पिछली तासिका में अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। अलंकार के भेद, प्रमुख 3 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, यह हमने जाना था। और उसके साथ साथ हमने अर्थालंकार के अंतर्गत जो उपभेद आते हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, इनका नाम हमने सुना। और रूपक और उपमा अलंकार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की हुई थी। तो अभी इस तासिका में हमें देखना है उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। इन तीनों का स्पष्टीकरण क्या है, वह कैसे है, उन अलंकारों का महत्व भाषा के अंतर्गत क्या है, वह हमें जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत यह एक बात महत्वपूर्ण होती है कि कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है। उपमेय में उपमान की, कर्ता और कर्म तथा कर्ता की विशेषताएं जो होती है, कर्ता की विशेषताएं जो होती है, उन विशेषताओं को ऐसा होता तो, ऐसा है, कल्पना की जाती है, वह सुंदर है और सुंदर होता तो, इस प्रकार की जो बातें हैं वह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आती है। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उत अधिक प्र अधिक ईशा, इच्छा यानी उत्प्रेक्षा मतलब प्रकट रूप से देखना। प्रकट रूप से देखना यानी स्पष्ट रूप से सामने देखना, और जो सामने दिखाई दे रहा है उसका वर्णन उदाहरण के अंतर्गत आना, शब्दों में उसे लिखा जाना। यह उत्प्रेक्षा अलंकार का सिद्धांत है कि सामने जो दिखाई दे रहा है वह वैसे के वैसे उदाहरण में देकर भाषा को सौंदर्यमय बनाना, मतलब प्रकट रूप से देखना। इस अलंकार में मानो, मनु, मनहु, जो जानो, जनू, जानहूं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मानो यानी यह मानना है, यह जानना है। मैंने अभी आपको कहा कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत होता है। तो देखिए उसका पहला उदाहरण क्या है। गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मानहु चंद बिछाह के, पढ़ो सालग्राम। शालिग्राम क्या होता है आपको पता है? शालिग्राम यानी शंकर भगवान की जो तीसरी आँख होती है, उस तीसरी आँख के जैसा यह एक अलग से पत्थर होता है जो काले रंग का होता है, संगमरमर काले रंग का होता है। उसके ऊपर मानो शंकर की आँख, तीसरी आँख शंकर की जिस प्रकार दिखाई देती है उस प्रकार का वह दिखाई देता है। तो वह शालिग्राम उसे कहते हैं। जो भगवान की पूजा जहाँ पर हम करते हैं, भगवान का मंदिर होता है, वहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। तो इस उदाहरण में देखिए क्या कहा गया है। गोरे मुख पर श्याम तिल, गोरा गोरा चेहरा है, सुंदर है, उसके उस चेहरे पर श्याम रंग, काले रंग का एक तिल है। वह तिल किस प्रकार लग रहा है? लागत अति अभिराम, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन को भा रहा है। किस प्रकार? मानहु, मानो चंद बिछाह के, पढ़ो सालग्राम, यानी जिस प्रकार शालिग्राम दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार यह
गोरे मुख पर श्याम रंग का जो तिल है वह बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन को भा रहा है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार का पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। धरती जो है वह अपना सुंदर रूप प्रकट कर रही है, हरियाली सभी दूर छाई हुई है, और वह हरियाली छाई हुई जो सारे तृण हैं, यानी जिसे हम मराठी में गवत कहते हैं, उसे हिंदी में संस्कृत में तृण कहते हैं। तो यह हरे भरे जो धान उग कर आए हैं धरती के ऊपर, वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। धरती ने अपना रूप ही बदल दिया है, मानो झूम रहे हो तरु भी। मानो किस प्रकार? तो झूम रहे हैं तरु भी, यानी पूरा आसमान तो पूरा जो विश्व है वह सारा यह धरती के हरित तृणों को देखकर लहरा रहा है, झूम रहा है और शांति महसूस कर रहा है मंद पवन के झोंकों से। किस कारण? यह जो शांति है, मन की प्रसन्नता है, हरा भरा सारा धान देखकर जो सारी भूमि शांत हो गई है, वह किस कारण? तो यह हरी भरी धरती को मंद पवन, हल्की हल्की हवा जो चल रही है, उस हल्की हल्की हवा के झोंकों से मानो यह छाए हुए जो तृण है, हरे भरे जो धान है, वह लहरा रही है। यह दूसरा उदाहरण उसका उत्प्रेक्षा अलंकार का। तीसरा उदाहरण देखिए, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। क्या हुआ? देखिए, मुख बोल रवि सम, चेहरा कैसे हुआ है? सूर्य के समान लाल लाल हो गया है, तेज हो गया है, खून खोल रहा है। किस प्रकार? वह चेहरा सूर्य के समान जो हुआ है लाल लाल, वह कैसा लग रहा है? मानो ज्वाला सा बोधित हुआ, मानो आग झलक रही है, ज्वाला उबल रही है, ज्वाला उखल रही है उस चेहरे से, इतना वह क्रोधित हुआ है। अगला उदाहरण, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यानी यह जो हमारे आँख से निकल रहे जो आंसू है, जो बूंदे हैं, वह कैसे लग रही है? मानो उत्तरा नक्षत्र का बारिश का मौसम चल रहा है। उत्तरा नक्षत्र के अंतर्गत जो बारिश होती है, मानो वह बारिश हमारे नेत्र जल रहे हैं, जल से हमारे नेत्र भर गए हैं। इतना सुंदर यह उत्तरा नक्षत्र का बारिश लगता है। कैसे हो गया है वो? हिम के कणों से, बर्फीले, हिम यानी बर्फ, बर्फ के कणों से पूर्ण मानो हो गए हैं पंकज नए, यानी पूर्ण यह हो गए हैं। यह हुआ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। यह आपकी समझ में आ गया होगा कि जो पहला उदाहरण के अंतर्गत जो बात दी जाती है, वह बात दूसरी किसी बात से उसकी तुलना की जाती है। यानी पहले उदाहरण में हमने देखा कि गोरे गोरे चेहरे पर जो श्याम रंग का तिल है वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो वह किस प्रकार सुंदर दिखाई देता है? तो शालिग्राम के तरह। दूसरे उदाहरण में हरित तृणों से भरी हुई ये जो सारी धरती है, वह मंद पवन के झोंकों से झूम रही है। मुख पर जो सारी लाल लाल चेहरा हो गया है, क्रोधित हो गया है, वह ज्वाला सा बोधित हुआ है, आग झलक रही है, ऐसा लग रहा है। यह हुआ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद हमें देखना है अतिशयोक्ति अलंकार।
तो वह अतिशयोक्ति अलंकार जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जहाँ पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, जहाँ पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। जब किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है जिससे कि लोक मान्यता की सीमा का अतिक्रमण होता है, तब उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ पर किसी बात छोटी सी है, काम छोटा सा है, लेकिन उसे इतना सारा बढ़ावा चढ़ावा देकर बताया जाता है कि वह उतना नहीं है, फिर भी बताया जाता है, अतिशयोक्ति की जाती है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। लोक मान्यता मिलने के लिए किसी को बहुत बड़ा इंसान बनना है, सिर्फ पद चाहिए या कोई बढ़ा चढ़ावा देने वाला, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए यहाँ नहीं, इस पक्ष में नहीं, उस पक्ष में जाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन जेब खाली है, सिर्फ मान सम्मान चाहिए, ऐसी जो अतिशयोक्ति लोग करते हैं, वह अतिशयोक्ति भाषा के अंतर्गत भी दिखाई देती है। तो वही उदाहरण यहाँ पर है। जब किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, बात वैसे मूलतः होती नहीं है, लेकिन उसका वर्णन वैसे होता है। जब किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है जिससे कि लोक मान्यता की सीमा का अतिक्रमण होता है, तब उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अर्थात अतिशय उक्ति, उसका मतलब क्या है? बहुत अधिक कथन जो वास्तविकता से बहुत दूर होता है, जो जबकि वैसे नहीं है वह बात, लेकिन उसका वर्णन वैसे किया जाना यानी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना, हाँ, किसी माता पिता को वह आदत होती है, किसी दोस्त को होती है, या किसी और अन्य व्यक्तियों की विशेषताएं होती है, तो वह इस उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो देखिए उसका उदाहरण कैसे हो सकता है। मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। क्या बताया जा रहा है? देखिए, मैं तो राम विरह की मारी, मैं कैसी हूँ? राम के विरह में मारी जा रही हूँ, मरी जा रही हूँ, राम का विरह मुझे सहन नहीं हो रहा है। मोरी मुंदरी हो गई कंगना, उससे क्या हुआ है? मेरी जो मुंदरी है, अंगूठी है, वह कंगना बन गई है, कंगने जैसी हो गई है। यानी वैसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन बताने की कोशिश की जाती है, बताया जाता है, शब्दों को इकट्ठा की जाता है और उन्हें प्रस्तुत किया जाता है, वह अतिशयोक्ति है। दूसरा उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, यह नगरी देखो साकेत नगरी है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ऐसा हो सकता है क्या? जमीन के लोग स्वर्ग में जाकर गगन से मिल सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। कोई पूरा शहर उठाकर कहीं दूसरी जगह पर हम लेकर जा सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर काव्य में बताया जाता है कि देख लो हमारी यह साकेत नगरी यही से कैसी लग रही है? स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा रही है। यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है।
धनुष उठाया, नेक्स्ट उदाहरण, धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पे बाण, और चढ़ाया उस पे बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। धनुष उठाया जो ही उसने, जिसने, जब उसने धनुष उठाया है और उस पर बाण चढ़ाया है धनुष के ऊपर, तब क्या हुआ है? धरा सिंधु नभ, धरती, गगन, नभ, कापे सहसा, सब कांपने लगे हैं, सब हिल चुके हैं, सबके दिल में ये धरती, आकाश और नदियाँ सब कांपने लगी है जब उसने हाथ में धनुष्य बाण लिया है तब। विकल हुए जीवों के प्राण, और सारे जो जीव है, मनुष्य है, वह सारे विकल हो गए हैं। अब क्या होगा, इस टेंशन में वह दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगला उदाहरण हम देखते हैं। शक्ति से जिनकी शक्तिशालियों में सत्ता है, शक्ति से जिनकी शक्तिशालियों में सत्ता है, माता है मेरी वे, जिनके गुण गाकर भव सिंधु पार करते नर। शक्ति से जिनके शक्तिशालियों में सत्ता है, माता है मेरी वे, जिनके गुण गाकर भव सिंधु पार करते नर। इतनी सारी शक्तिशाली सत्ता है, वह शक्तियां कैसी है? मेरी माता है, वह सत्ता मेरी माता है, शक्तिशालियों में सत्ता है, जिनके गुण गाकर भव सिंधु पार करते नर। जिनके गुण गाकर भव सिंधु, यानी यह एक जगह से दूसरी जगह पर सारे नर नारी उन्हें उसके गुण गाकर उसका उदो उदो करते हैं, जल्लोष करते हैं, उत्साह मनाते हैं। ऐसी यह शक्तिशाली मेरी सत्ता है। यह हुआ अतिशयोक्ति का अलंकार हमारा, जिसमें किसी भी बात, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, जबकि मूलतः वह वैसी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट उदाहरण हमारा है दृष्टांत अलंकार। अभी इस उदाहरण के अंतर्गत हमें क्या देखना है? दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत देखिए, छोटा सा अलंकार है यह, लेकिन बहुत ही सुंदर है काव्य की दृष्टि से। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। किसी की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, किसी की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है। पहली बात को प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरी बात को कहा जाता है, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए। जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। ध्यान से सुनिए सब। किसी की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, अभी यह सत्य है, किसी व्यक्ति का उदाहरण हमें देना है कि यह व्यक्ति जो विद्यार्थी है उसने 10वीं कक्षा पास की हुई है, अभी उसे एडमिशन लेना है, तो वह सत्य में 10वीं उसने पास की है, तो उसे प्रमाणित करना होगा, उसे सिद्ध करना होगा कि मैंने 10वीं पास की हुई है। तो उसका प्रमाण क्या होगा? हम कैसे मान लेंगे कि उसने 10वीं कक्षा पास की है? तो उसका
मार्कशीट उसके नाम का हमारे सामने आएगा, उसका लिविंग सर्टिफिकेट हमारे सामने आएगा, तो हम प्रमाणित करते हैं कि हाँ, यह बात सत्य है कि उसने 10वीं कक्षा पास की है। तो 10वीं कक्षा पास की है, इसलिए हमने उसे प्रमाणित करने के लिए कौन सी दूसरी बात को उससे मांगा है? उसका मार्कशीट और उसका लिविंग सर्टिफिकेट। वह जब हम देखेंगे तो वह सत्यता उसकी प्रमाणित हो जाएगी। यानी एक बात को प्रमाणित करने के लिए दूसरी बात को पेश किया जाना, यानी दृष्टांत अलंकार है। किसी की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान में बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही होता है, जबकि एक बूंद की तरह, प्रतिबिंब की तरह भाव उसके अंतर्गत दिखाई देता है। उसका उदाहरण देखिए, अभी समझ में आया है दृष्टांत अलंकार क्या हो सकता है? एक बात को सत्य है ऐसा बताने के लिए उसी ढंग की, उसी तरीके से दूसरी बात बताई जाना, यानी दृष्टांत अलंकार होता है। उसका उदाहरण देखिए, फेर न हवे है कपट, सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। देखिए, फेर न हवे है कपट, कभी भी कपट नहीं करना है। सो जो कीजिए व्यापार, जब तुम्हें कोई व्यापार करना है, उद्योग करना है, व्यवसाय करना है, तो वह करते समय तुम्हें अपने व्यवसाय के साथ, व्यापार के साथ कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। उसमें प्रामाणिकता से ही तुम्हें व्यापार करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। छल कपट या द्वेष की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। तब जाकर हमारा व्यापार और व्यवसाय जो है वह आगे बढ़ता है, सत्य पर चलता है और प्रामाणिकता उसके अंतर्गत आनी चाहिए। जैसे हांडी काट की, किस प्रकार हमारा व्यापार छल कपट से दूर रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए हमारा व्यवहार। तो जब कोई यदि कांच की हंडी चूल्हे पर चढ़ाई जाए तो वह टूट जाएगी, वह दोबारा हम गैस पर रख सकते हैं क्या? चूल्हे पर रख सकते हैं क्या? तो नहीं, वह उसी समय टूट जाएगी, फूट जाएगी। इसलिए यह हांडी काट के दोबारा हम चूल्हे पर नहीं चढ़ा सकते। इसलिए जब हम व्यापार करने बैठते हैं तो हमारे व्यापार में प्रामाणिकता होना ज़रूरी होता है। यानी अभी व्यापार और उद्योग, यह पहली सत्य बात को प्रमाणित करने के लिए हमने दूसरा उदाहरण लिया था कांच की हंडी का, जो कि एक बार टूट गई तो दोबारा दिखाई नहीं देती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार व्यापार में यदि हम छल कपट और द्वेष और अप्रामाणिकता रखते हैं तो हमारा व्यापार भी तुरंत समाप्त हो सकता है। दूसरा उदाहरण देखिए, बढ़ जाता है मानवीर का, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। वीरों का मान कहाँ पर होता है? रणभूमि पर, जब वह जीतते हैं। रण में बलि होने से वीरों की वीरता कहाँ प्रकट की जाती है? रण में, जब वह रण पर, युद्ध भूमि पर युद्ध करते समय बलि हो जाते हैं, तो वह
अमर हो जाते हैं, मान सम्मान के अधिकारी हो जाते हैं। निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी, सालों सालों वह हमारे मन में बस जाते हैं। किस प्रकार? मूल्यवती होती सोने की। सोने का ही मूल्य अच्छा है ना। लोग सोने का जेवर बनाते हैं, सोना शरीर पर धारण करते हैं, सोने के अलग अलग जेवर बनाते हैं। तो सोने को यदि भस्म यथा सोने से, सोने को हम भस्म नहीं बना सकते। भस्म से हम सोना निकाल सकते हैं, मिट्टी से हम सोना निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हमें सोने की तरह हमारे वीरता, हमारी जो है वह शक्ति है, हमारा जो व्यक्तिमत्व है वह हमें प्रकट करना है सोने की तरह। यानी वीरों का उदाहरण देने के लिए सोने की उपमा दी गई है। तीसरा उदाहरण देखिए इसके अंतर्गत, संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग, न होई सुगंध। संगति सुमति न पावही, करे कुमति के धंध। यानी अभी यहाँ पर दिया है उदाहरण कि हमारी मैत्री कैसी होनी चाहिए, हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए। संगति, हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, सुविचार वाले होने चाहिए, सद्विचारी, अच्छे काम करने वाले हमारे दोस्त होने चाहिए। यदि वह बुरे काम करने वाले और बुरे विचारों वाले होंगे तो वह हमें भी बुरा बना देते हैं। समाज से हमारा अस्तित्व मिट जाता है, बुरे कामों में हम लग जाते हैं, या बुरे दोस्तों के साथ रहकर हम कितने भी अच्छे रहे तो हमें समाज बुरा ही कहता है। किस प्रकार? राखो मेली कपूर में हिंग, तुम कपूर को हिंग में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कपूर की सुगंध हिंग को लग जाएगी तो हिंग खाने के पदार्थों में हम नहीं डाल सकते हैं। लेकिन हिंग और कपूर यदि हम अलग अलग रखते हैं तो दोनों की सुगंध अच्छी आती है, दोनों का महत्व अपनी अपनी जगह पर बढ़ जाता है, दोनों अपनी अपनी जगह पर अपना काम बहुत अच्छी तरह से प्रामाणिकता से करते हैं। इसलिए कपूर को और हींग को हम अलग अलग रखते हैं, और हींग को कपूर की सुगंध नहीं लग सकती, और लग गई तो फिर हींग का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसीलिए अच्छे दोस्तों के साथ रहना, अच्छा व्यवहार करना, यह हमारे समाज में हमें करना जरूरी है। ठीक है। और लास्ट उदाहरण देखिए उसका, सठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। यह भी उदाहरण दोस्ती के ऊपर ही है। सत्संगति पाई, हमें क्या करना है कि सोच विचार करके अच्छी संगति हमें प्राप्त करनी है, अच्छे लोगों के साथ हमें रहना है। पारस परसी कुधातु सुहाई। पारस क्या होता है? लगता तो अच्छा है पारस, लेकिन वह यदि किसी को स्पर्श कर ले तो वह भी पारस के जैसा बन जाता है, फिर उसका उपयोग कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए हमें सब व्यवहार जो है अच्छे लोगों के साथ अच्छी संगत में रहकर ही करना है। परिस यह कुधातु नहीं है, बुरा धातु नहीं है, लेकिन वह यदि किसी को स्पर्श कर लेता है तो वह परिस बन जाता है। इसलिए हमें
यह दृष्टांत अलंकार जो दिया गया है वह बहुत ही सुंदर है। अलग अलग विषयों को हमारे सामने रखते हुए कवि ने और एक दूसरा उदाहरण पहले उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए हमारे सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो इस 12वीं कक्षा के अंतर्गत हमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार जो है वह हमने इस तासिका में पूर्ण किए हुए हैं। इस प्रकार हमारे अलंकार जो है वह पूर्ण हुए हैं। इसका कम से कम आप लोगों को 3-3 उदाहरण खुद को तैयार करने हैं या फिर कहीं से देखकर लिखने हैं, तब कहीं जाकर आपको यह अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच।